चलिए आज समझते हैं राही मासूम रजा की मशहूर कहानी टोपी शुक्ला को। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत सीधे से सवाल से होती है, क्या दोस्ती का भी कोई धर्म होता है? तो कहानी के दिल में है दो दोस्त, टोपी जो एक हिंदू लड़का है और इरफन एक मुस्लिम लड़का। दोनों की दुनिया भले ही अलग थी, पर उनकी दोस्ती वो एकदम पक्की थी। अब इन लड़कों के अलावा कहानी में सबसे अहम है इरफन की दादी। टोपी को जो प्यार अपने घर में नहीं मिलता था, वो उसे इरफन की दादी से मिला। उनकी मीठी बोली और प्यार भरे सवाल टोपी को अपना सा महसूस कराते थे। और फिर एक दिन टोपी ने घर पर एक ऐसा शब्द बोल दिया जो उसने इरफन के यहाँ सीखा था। वो शब्द था अम्मी। और बस इस एक शब्द से घर में जैसे हंगामा मच गया। घर वालों ने पूछा, ये लफ्ज़ कहाँ से सीखा? और सच जानने पर टोपी की खूब पिटाई हुई। इस वाक़ये के बाद टोपी की दुनिया सिमटने लगी। सबसे पहले इरफन की दादी गुजर गई। उनके जाने से सिर्फ इरफन का घर नहीं बल्कि टोपी का सहारा भी सूना हो गया था। और फिर 10 अक्टूबर 1945 को इरफन का परिवार भी शहर छोड़कर चला गया। अब टोपी एकदम अकेला था। टोपी ने नए दोस्त बनाने की कोशिश की, पर कलेक्टर के बेटों ने अंग्रेजी न बोलने पर उसका मजाक उड़ाया। घर में और बाहर हर जगह अकेलापन। इसका असर सीधा टोपी की पढ़ाई पर पड़ा। नतीजा, टोपी 9वीं क्लास में 2 बार फेल हो गया और दोस्तों से बहुत पीछे रह गया। सोचिए, छोटे बच्चों के साथ बैठना, टीचरों के ताने सुनना, ये सब कितना मुश्किल रहा होगा। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? दोस्ती धर्म से परे है और अकेलापन कितना खतरनाक हो सकता है। आखिर में सवाल यही है कि टोपी और दादी का रिश्ता मजहब से क्यों बड़ा था? क्योंकि वो प्यार का रिश्ता था। रही मासूम रजा द्वारा रचित ये कहानी सिर्फ एक पाठ नहीं है, बल्कि बाल मनोविज्ञान और समाज का एक बहुत ही तीखा आईना है। सही कहा आपने। और इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा मुख्य उद्देश्य महज इन प्रश्नोत्तरों को दोहराना नहीं है। हम इन सवालों के जरिए उन गहरी परतों को उधेड़ने की कोशिश करेंगे जो दो बच्चों की निश्चल दोस्ती, धर्म और जाति से परे उनके आत्मिक जुड़ाव और सबसे महत्वपूर्ण हमारी शिक्षा प्रणाली और पारिवारिक ढांचे में छिपी मनोवैज्ञानिक चुनौतियों को सामने लाती हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा सफर है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम बड़े होकर अपनी वो मासूमियत खो देते हैं जो इंसानों को सिर्फ इंसान के रूप में देखना जानती है। पहला सवाल मैं लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न 1 है, इरफन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह है? अगर हम इस कहानी की पूरी जैसे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जमीन को देखें तो ये सवाल कहानी की आत्मा तक पहुंचता है। इसका सीधा सा उत्तर ये है कि इरफन और टोपी शुक्ला अभिन्न मित्र थे। हाँ, पक्के दोस्त। जी। टोपी का इरफन के घर लगातार आना जाना था और वो अपने मन की सबसे गहरी बातें सिर्फ 2 ही लोगों को बताता था, यानी बूढ़ी दादी को और दूसरा इरफन को। लेकिन अगर हम इसके पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझें तो इरफन सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वो टोपी के लिए एक चुना हुआ परिवार था, एक चोजन फैमिली की तरह। चोजन फैमिली। टोपी का अपना घर भरा पूरा था, लेकिन वहां उसे कोई समझने वाला नहीं था। उस घर की भीड़ में टोपी नितांत अकेला था। इरफन की उपस्थिति उस खालीपन को भरती थी। इरफन के बिना टोपी के चरित्र का विकास, उसका दर्द और उसकी खुशियां बेमानी हो जाती हैं। इसीलिए इरफन इस कहानी का आधार है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि कैसे एक दोस्त बच्चे के लिए पूरी दुनिया बन जाता है, खासकर तब जब उसे अपने ही घर में वो भावनात्मक सुरक्षा नहीं मिलती। बिल्कुल। इस जुड़ाव को समझने के बाद कहानी एक और महत्वपूर्ण किरदार की तरफ मुड़ती है। अब आप दूसरा प्रश्न पढ़िए। ठीक है। दूसरा पूरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, इरफन की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? ये सवाल एक औरत की उस घुटन और पुरानी यादों की लालसा को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। इसका उत्तर ये है कि इरफन की दादी दरअसल एक जमींदार की बेटी थी, लेकिन उनकी शादी एक सख्त मौलवी के परिवार में कर दी गई थी। माहौल बिल्कुल अलग था। बिल्कुल अलग। उनके पीहर यानी मायके में दूध, घी, दही जैसी चीजों की कोई कमी नहीं थी। वो एक खुला और संपन्न माहौल था। लेकिन ससुराल आने के बाद मौलवी परिवार के सख्त नियमों और अलग रहन सहन के कारण उन्हें वो सब नसीब नहीं होता था। सिर्फ खाने की बात नहीं थी शायद। सही पकड़ा। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है। वो घी पिलाई हुई काली हांडियों का दही, वो दूध, ये सब उनके लिए उस आजादी और बचपन का प्रतीक था जो ससुराल के चारदीवारी में कहीं खो गया था। वे अपनी उसी पुरानी जीवन शैली, उन स्वादों और उस आजाद हवा के लिए तरसकर अक्सर अपने पीहर जाना चाहती थीं। ये सचमुच एक गहरी सामाजिक विडंबना है कि कैसे विवाह के बाद एक स्त्री को अपनी बुनियादी पसंद नापसंद भी पीछे छोड़नी पड़ती है। इरफन की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? ये सवाल हमें उस दौर की और आज भी मौजूद कुछ पारिवारिक और धार्मिक कट्टरताओं के भीतर ले जाता है। इसका उत्तर ये है कि इरफन की दादी का विवाह जिस परिवार में हुआ था वो एक बहुत ही कट्टर मौलवी खानदान था।
उस घर के धार्मिक नियमों के अनुसार किसी भी तरह का गाना बजाना नाजायज या हराम माना जाता था। एकदम मना था सब कुछ। हाँ, अब सोचने वाली बात यह है कि एक माँ के लिए अपने बेटे की शादी कितनी बड़ी खुशी का अवसर होती है। उनका भी मन किया होगा कि ढोलक की थाप पर लोकगीत गाएं, जश्न मनाएं, लेकिन ससुराल के उस बेहद सख्त और रूढ़िवादी माहौल का खौफ इतना ज्यादा था कि वे अपनी इस छोटी सी मासूम सी मानवीय इच्छा को भी होंठों तक नहीं ला पाईं। उन्हें अपनी खुशी मन ही मन दबानी पड़ी। ये दर्शाता है कि कैसे कठोर नियम इंसान की स्वाभाविक खुशियों का गला घोंट देते हैं। बिल्कुल। इंसान की स्वाभाविक खुशियों का गला घोंटने की ये बात बहुत ही सटीक है, और ये सिर्फ बड़ों तक सीमित नहीं रहती, बच्चों को भी इसका शिकार होना पड़ता है। इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? ये पूरी कहानी का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उत्तर यह है कि जब टोपी ने अपने घर के डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय अम्मी शब्द का इस्तेमाल किया तो घर में जैसे भूचाल आ गया। सब लोग भौचक्के रह गए, एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे कोई गुनाह कर दिया हो। वही तो। इसका कारण यह था कि टोपी एक शुद्ध हिंदू ब्राह्मण परिवार से था और अम्मी शब्द मुसलमानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला उर्दू शब्द है। जब घरवालों ने कड़ाई से पूछताछ की और पता चला कि उसने ये शब्द अपने मुस्लिम दोस्त इरफान से सीखा है, तो टोपी की बहुत बुरी तरह पिटाई की गई। बहुत ही तकलीफ दे। अगर हम इस घटना की गहराई में जाएं तो ये समझ आता है कि बच्चों के लिए शब्द सिर्फ भावनाओं के वाहक होते हैं। टोपी ने अम्मी में किसी धर्म को नहीं, बल्कि इरफान की माँ के उस प्यार को देखा था जो उसे अपने घर में नहीं मिलता था। लेकिन बड़ों की दुनिया में शब्दों का भी धर्म होता है। परिवार ने उस शब्द को अपनी ब्रह्मण्यवादी शुद्धता पर एक खतरे के रूप में देखा और उस नन्हे बच्चे पर अपनी सारी नफरत निकाल दी। भाषा का ऐसा अमानवीयकरण सचमुच विचलित करने वाला है। बच्चे समाज की इन कृत्रिम दीवारों से पूरी तरह अनजान होते हैं, और जब ये दीवारें उन्हें उनके प्यारों से अलग करती हैं तो घाव बहुत गहरा होता है। इसी दर्द को समेटे हुए है हमारा अगला सवाल। आप 5वां प्रश्न पढ़ें। जी, 5वां पूरा प्रश्न ये है, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? ये तारीख इस कहानी में एक गहरे सदमे की तरह दर्ज है। इसका उत्तर ये है कि 10 अक्टूबर सन 45 के दिन इरफान के पिता का मुरादाबाद तबादला यानी ट्रांसफर हो गया था। जाहिर है पूरे परिवार के साथ इरफान को भी वहां से जाना पड़ा। टोपी के लिए ये मात्र एक भौगोलिक दूरी नहीं थी। इस दिन उसने अपने जीवन का एकमात्र सहारा, अपना सबसे करीबी मित्र खो दिया था। उस जमाने में तो फोन वगैरह भी नहीं होते थे। सही कहा। उस दौर में जब संचार के साधन आज जैसे नहीं थे, किसी के चले जाने का मतलब अक्सर हमेशा के लिए बिछड़ जाना होता था। टोपी ये इस घटना से इतना आहत हुआ कि उसने उसी दिन एक बहुत ही गंभीर कसम खा ली कि वो भविष्य में कभी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की तबादले वाली नौकरी हो। एक छोटे से बच्चे का ऐसा फैसला लेना ये दिखाता है कि वो भीतर से किस कदर टूट चुका था और आगे किसी भी ऐसे दर्द से खुद को बचाना चाहता था। ये बाल मनोविज्ञान का एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण है कि कैसे बच्चे दर्द से बचने के लिए अपने आसपास सुरक्षा के घेरे बना लेते हैं। दोस्तों से बिछड़ने का ये दर्द उन्हें कुछ ऐसे ख्याल बुनने पर भी मजबूर कर देता है जो बड़ों की दुनिया को अजीब लग सकते हैं। इसी से जुड़ा है 6वां सवाल। टोपी ने इरफान से दादी बदलने की बात क्यों कही? बच्चों का तर्क इतना सीधा और दिल को छू लेने वाला होता है, यह सवाल उसी का प्रमाण है। उत्तर यह है कि टोपी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे अपनी माँ और इरफान की दादी की स्थिति एक जैसी लगती थी। दोनों बहुत मीठा बोलती थी, लेकिन दोनों को ही अपने अपने घरों में कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता था। उनकी आवाज दबी हुई थी घर में। हाँ, और टोपी अपनी सगी दादी से प्यार नहीं करता था क्योंकि उनका स्वभाव बहुत सख्त और कड़क था। इसके विपरीत इरफान की दादी बहुत प्यार करने वाली थी। वे रात को इरफान को कहानियां सुनाती थीं। टोपी उसी प्यार और अपनापन के लिए भूखा था। उसे लगा कि जैसे खिलौने बदले जा सकते हैं, वैसे ही शायद दादियां भी बदली जा सकती हैं। अपनी भावनात्मक जरूरत को पूरा करने के लिए उसने ये बहुत ही मासूम प्रस्ताव रखा कि क्या वे अपनी अपनी दादी आपस में बदल सकते हैं। प्यार के लिए ऐसा सौदा करने की सोचना दिखाता है कि वो बच्चा घर में कितना उपेक्षित महसूस कर रहा था। ये इरफान की दादी का ही जादू था जो टोपी को अपनी ओर खींचता था। इसी रिश्ते को और गहराई से समझने के लिए चलिए 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से विशेष स्नेह क्यों था? के घर का माहौल कुछ ऐसा था कि हर कोई उस पर अपनी सत्ता चलाना चाहता था। उसके पिता अक्सर घर को कचहरी समझकर फैसले सुनाने लगते थे। माता पिता बात बात पर डांटते थे और बड़ी बहनें या भाई उसे चिढ़ाते और परेशान करते थे। बच्चा जाए तो कहाँ जाए? वही ना, उस पूरे भरे पूरे घर में केवल दादी ही एक ऐसी इंसान थी उनका दिल नहीं दुखाती थी। उनकी गोद के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह थी। और सबसे बड़ी बात, रात को सोते समय वो हातिम ताई, गुलाब बकावली, बहरम दाकू और अमीर हमजा जैसी तिलिस्मी और रोमांचक कहानियां सुनाती थीं। उन कहानियों की जादुई दुनिया और दादी का बिना शर्त मिलने वाला प्यार, यही वो कारण था जिससे इरफान पूरे घर में अपनी दादी से सबसे अधिक स्नेह करता था। कहानियों के माध्यम से जो जुड़ाव बनता है वो जीवन भर का होता है, और जब वो जुड़ाव टूटता है तो इंसान के अंदर बहुत कुछ खाली हो जाता है। यही खालीपन हमारे अगले सवाल का विषय है। इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? ये कहानी के सबसे भावुक हिस्सों में से एक है। उत्तर यह है कि इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को वो घर इसलिए खाली खाली लगने लगा क्योंकि इरफान के घर में दादी ही एकमात्र ऐसी इंसान थी जो टोपी की बातों को समझती थी और इसकी बोली का मजाक भी नहीं उड़ाती थी। बिल्कुल नहीं, वो कभी इसकी पूर्वी हिंदी वाली बोली का मजाक नहीं उड़ाती थी, बल्कि उसे इरफान के बराबर ही दुलार करती थी।
उनके जाने से टोपी के लिए उस घर का वो अपनत्व खत्म हो गया। इस बात को अगर गहराई से सोचें तो किसी भी घर को घर वहां की दीवारें नहीं बल्कि वहां रहने वाले इंसान बनाते हैं। इरफान के घर में और भी लोग मौजूद थे, इरफान भी वहीं था, लेकिन टोपी के लिए वो आत्मा चली गई थी जो उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार करती थी। इसीलिए भरा हुआ घर भी उसे एकदम सूना और खाली लगने लगा। बिना शर्त स्वीकार करने की इसी भावना ने इन दोनों किरदारों के बीच एक ऐसा पुल बनाया था जिसे समाज की कोई भी खाई नहीं तोड़ सकती थी। और यही हमारे 9वें सवाल का मुख्य बिंदु है। टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। अगर हम पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश तराशें तो वो इसी उत्तर में छुपा है। ये बात बिल्कुल सच है कि टोपी एक कड़क हिंदू ब्राह्मण परिवार से था और इरफान की दादी एक मुस्लिम मौलवी परिवार की थी। दोनों का धर्म, उनकी उम्र, उनका सामाजिक स्तर, सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। लेकिन इन सब बाहरी पैमानों के बावजूद जब भी टोपी उनके पास जाता, दादी उसे बहुत प्यार से अपने पास बिठाती थी। टोपी को उनकी भाषा, उनकी बोली बहुत मीठी लगती थी। और खाने पीने की बात भी थी इसमें। हाँ, दादी प्यार से उसे कुछ खाने को देती थी, लेकिन टोपी अपने घर के कड़े संस्कारों के कारण खाने से मना कर देता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि टोपी के मना करने पर दादी कभी अपना अपमान महसूस नहीं करती थी। वे उस छोटे से बच्चे की मजबूरी समझती थीं। ये रिश्ता किसी भी तरह के स्वार्थ, सामाजिक नियम या दिखावे पर नहीं टिका था। ये पूरी तरह से एक निस्वार्थ, पवित्र और मासूम प्रेम पर आधारित था, जिसने दोनों को एक ऐसे अटूट रिश्ते में बांध दिया था जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। सच में प्रेम की कोई भाषा या धर्म नहीं होता, वो बस महसूस किया जाता है। अब हम कहानी के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां समाज और व्यवस्था एक बच्चे के साथ सबसे क्रूर बर्ताव करती हैं। ये दूसरा प्रश्न थोड़ा लंबा है और इसके 3 भाग हैं। आप पूरा प्रश्न पढ़िए। जी, मैं 10वें प्रश्न के तीनों हिस्सों को एक साथ पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। बताइए, क, ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे? ख, एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ग, टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षक व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। ये सवाल हमारी शिक्षा व्यवस्था और बाल मनोविज्ञान की एक बहुत ही डरावनी हकीकत को सामने रखता है। चलिए एक एक करके इसके तीनों हिस्सों के उत्तर का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले भाग क की बात करें, फेल होने का कारण। तो टोपी वास्तव में एक जहीन यानी बहुत ही बुद्धिमान छात्र था, लेकिन हालात उसके पक्ष में नहीं थे। एकदम। पहले साल वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसके परिवार ने उसे पढ़ने का माहौल ही नहीं दिया। उसे पढ़ाई के समय मुन्नी बाबू और रामदुलारी के छोटे मोटे घरेलू काम करने पड़ते थे, उसका समय बर्बाद किया जाता था। और दूसरे साल जब वो परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो उसे मियादी बुखार यानी टाइफाइड हो गया, जिसके कारण वो परीक्षा ही नहीं दे पाया। यानी दोनों ही बार गलती टोपी की नहीं बल्कि परिस्थितियों की थी। बिल्कुल। और अब अगर हम भाग ख, भावनात्मक चुनौतियों पर गौर करें तो ये दिल दहलाने वाला है। एक ही क्लास में बार बार बैठने से टोपी का मनोबल पूरी तरह टूट गया। उसे अपने से छोटे बच्चों के साथ बैठना पड़ा जो उसके लिए बेहद अपमानजनक था। उसका कोई नया दोस्त नहीं बन पाया क्योंकि वो उन छोटे बच्चों के बीच खुद को अजनबी महसूस करता था। और टीचर्स भी कोई कसर नहीं छोड़ी। यही उसे जलील करने लगे, जिससे वो भावनात्मक रूप से बुरी तरह बिखर गया। यही वो बिंदु है जहां भाग ग यानी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के सुझावों की आवश्यकता होती है। जब कोई बच्चा फेल होता है तो वो पहले ही खुद से हार चुका होता है, भीतर से टूट चुका होता है। ऐसे समय में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों का ये दायित्व होना चाहिए कि वे उस बच्चे को सांत्वना दें, उसे संभालें, उसे ताने न मारें। हाँ, अगर कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा है या किन्हीं परिस्थितियों के कारण पिछड़ गया है तो उसे अतिरिक्त समय देकर प्यार से उसका आत्मविश्वास वापस लाना चाहिए। उसे कक्षा में अपमानित करना या एक असफल के रूप में लेबल कर देना शिक्षा नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक अपराध है। 100% सहमत हूँ। ये संवेदनशीलता शिक्षा प्रणाली का सबसे जरूरी हिस्सा होनी चाहिए, जो दुर्भाग्य से अक्सर नदारद रहती है। खैर, अब हम इस गहरी चर्चा के अंतिम सवाल पर आ गए हैं। आप 11वां प्रश्न पढ़ें। बिल्कुल। हमारा 11वां और अंतिम पूरा प्रश्न ये है, इरफान की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? इस प्रश्न के उत्तर में 1947 के बंटवारे का एक बहुत ही दुखद ऐतिहासिक संदर्भ छिपा है। इरफान की दादी का मायका, जिसे वो जीवन भर याद करती रहीं, कस्टोडियन में इसलिए चला गया क्योंकि आज़ादी और देश के बंटवारे के बाद उनके घरवाले भारत छोड़कर पाकिस्तान के कराची शहर में जाके बस गए थे। तो वहां कोई बचा ही नहीं था। हाँ, अब चूंकि भारत में उस घर पर उनका कोई कानूनी उत्तराधिकारी या अधिकार जताने वाला व्यक्ति नहीं बचा था, इसलिए भारत सरकार ने उस लवारिस संपत्ति को संरक्षण देने के लिए उसे कस्टोडियन यानी संपत्ति संरक्षक विभाग के अधीन कर दिया था। यह एक बेहद त्रासदीपूर्ण बात है कि मरते समय दादी को अपना वही पुराना घर याद आ रहा था जो तकनीकी और कानूनी रूप से अब एक सरकारी विभाग का हो चुका था। उनका रहा ही नहीं था। जब हम इन सभी 11 प्रश्नों और उनके विस्तृत विश्लेषणों को एक साथ पिरोकर देखते हैं तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि टोपी शुक्ला सिर्फ एक स्कूल का अध्याय नहीं है। यह समाज की उस क्रूरता का दस्तावेज है जो धर्म, जाति और उम्र के नाम पर इंसानों को बांटती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बच्चों का वो सच्चा और मासूम प्रेम ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जिसे समाज की कोई भी दीवार नहीं रोक सकती। बिल्कुल। और साथ ही यह अध्याय हमें एक असफल छात्र के प्रति समाज, परिवार और शिक्षकों के रवैये पर आत्ममंथन करने को भी मजबूर करता है।